हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊं CUET से रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो। ऐसे बच्चे जिनने जो सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बार बार उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है। और हमें यह भी पता चल जाएगा कि चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन CUET के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसमें जीरो लेवल से हमने समझा था कि CUET क्या है और किस प्रकार के बच्चों को और क्यों ये एग्जाम देना चाहिए। ऐसे बच्चे जो जेई या नीट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटीज लेवल पर, यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरते हैं, तो किस प्रकार उसमें एग्जाम की स्कीम होती है, मार्किंग होती है, इस सब पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो अभी ऐसे बच्चे जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है, तो हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को यह भी पता चल जाएगा कि इन्हीं टॉपिकों में से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं टॉपिकों का वेटेज ज्यादा। चैप्टर वाइज पूरा हम लगभग ये जो है, जो हमारा सिलेबस है, ये लगभग 1 मंथ चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें से पढ़ेंगे। और ऐसे बच्चे जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या जो मेरे चैनल को देखेंगे, 101% केमिस्ट्री के उनमें केमिस्ट्री के मार्क्स उसमें से पूछे जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे यहाँ पर CUET। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। CUET यानी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, यानी ऐसे बच्चे जो 12th के बाद जेई और नीट को प्रेफरेंस नहीं देते, वैसे बच्चों के लिए एग्जाम है। एग्जाम पेपर 2025 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा केमिस्ट्री के लिए। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और पूरा इसके क्वेश्चन भी रहेंगे, इसमें सॉल्व भी हम करेंगे किस तरीके से वो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उनका सोल्यूशन है। तो इन सब की यहाँ पर हम तैयारी करेंगे। दिस इंक्लूड्स क्वेश्चंस परटेनिंग टू डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओनली। तो मैक्सिमम 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, टाइम 45 मिनट्स रहेगा। तो इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50 इसमें MCQ होंगे, जिसमें से आपको जो भी लगते हैं कि ये क्वेश्चन 40 में हमसे बन पाएंगे, उन क्वेश्चनों को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, करेक्ट आंसर ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 5 मार्क्स, यानी जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्स विल बी गिवन -1 मार्क्स, यानी कोई भी जो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसमें से -1 मार्क्स आपका कट जाएगा। unanswered marked for review will be given no mark. If more than one option is found to be correct, then 5 marks plus 5 will be awarded to only those who have marked any of the correct option. If all options are found to be correct, then 5 marks yani plus 5 will be awarded to all those who have attempted the question. If none of the questions is found correct or a question is found to be wrong or question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 5 marks. Calculator any electronic gadgets are not permitted. तो ये हमने इसके कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, चूंकि आपने पढ़े भी होंगे और कहीं ना कहीं आपने इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन सुना भी होगा। तो हम यहाँ चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की यहाँ पर हम तैयारी करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 101% बार बार इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 यहाँ पर, चूंकि 12th क्लास का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहां पर देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 एंड एसीटोन CH3COCH3 shows negative deviation from Raoult's law. B, solution of ethanol or ethyl alcohol C2H5OH and acetone shows positive deviation from Raoult's law. Next, C, in case of solution of phenol and aniline, B, attraction A and A मतलब attraction between phenol molecules
and attraction between aniline molecules interactions are stronger than attraction between A and B, मतलब phenol and aniline, that is phenol and aniline interactions. D, azeotrophs are constant boiling mixtures which are separated by azeotropic distillation. E, in saturated solution the solution is in dynamic equilibrium with dissolved solute. अब ये चार स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, इसके बेस पर हमें करेक्ट आंसर को यहां पर सिलेक्ट करना. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. जो भी स्टेटमेंट यहां पर दिया गया चार, इसके बेस पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सिलेक्ट करना है. तो यहां पर बोल रहा है कि जो इसका आंसर है वो इसका आंसर क्या है, यहां पर सी है. सी मतलब ए बी एंड ए जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन द इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रोंगर देन रेस्पेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट. नेक्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन सेकंड, 25.3 gram of sodium carbonate, formula is Na2CO3, is dissolved in enough water to make 250 ml यानी milliliter of solution. If a sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion means Na plus ion and carbonate ion यानी CO3 2 minus respectively are molar mass of Na2CO3 106 gram मोल इनवर्स. तो यहां पर यानी 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया गया. सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली उसमें डिसोसिएट होगा और सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन देगा और मोलर मास ऑफ Na2CO3 इसमें दिया गया. तो हमें यहां पर क्या बताना है, यहां पर हमें यह बताना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन क्या है. तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए. तो यहां पर जो इसका आंसर है, यहां पर इसका आंसर है 1.910 मोलर एंड 0.955 मोलर. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसको सॉल्व किया गया. तो यहां पर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो क्वेश्चन में दिया गया 25.3 ग्राम. तो यहां पर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 मिलीलीटर दिया गया और मोलर मास भी क्वेश्चन में दिया गया है. हम जानते हैं यहाँ पर फॉर्मूला मोलारिटी होता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया. अगर हम यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला देखें अल्फाबेटिकल, तो WV यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यहाँ पर दिया गया. यहाँ पर मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो यहां पर हमने जो इसकी जो वैल्यू दी है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दी. तो WV यहां पर क्या है 25.3 ग्राम है और MB यहां पर दे रहा है 106. तो यहां पर वैल्यू रख दिया अपन ने 106 25.3 ग्राम इनटू 1000 फॉर्मूले में. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 250 ml. तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 m यानी मोलर आएगा. फिर अगर हम यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन देखें तो सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 2 सोडियम आयन देगा और 1 कार्बोनेट आयन देगा. तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है सोडियम कार्बोनेट का 0.95 m. अब आफ्टर डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 आयन यहाँ पर रिलीज कर रहा है, तो जो उसका मोलर है यानी सोडियम कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है 0.955 मोलर. तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन है, तो जब इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1.910. अब यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन केवल सिंगल है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.955. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 1.910 मोलर एंड 0.95 मोलर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वह हम देख सकते हैं. तो करेक्ट आंसर 1.910 मोलर एंड 0.955 मोलर. नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग एजियोट्रोपिक सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजियोट्रोपिक सोल्यूशन यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स और सोल्यूशन कहलाते हैं, हैज बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर कोई विच ऑफ द फॉलोइंग एजियोट्रोप सोल्यूशन यानी कोई सोल्यूशन है यहां पर जो दिए गए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो सी आएगा, CH3CH2OH यानी इथेनॉल एंड CH3COCH3 यानी एसीटोन और प्रोपेनॉल। तो यहां पर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमंग द गिवन सॉल्यूशन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन is non-ideal and shows positive deviations. Hence, it has a lesser boiling point or higher vapor pressure than its constituent molecules. तो correct option क्या है यहाँ पर? C यानी CH3CH2OH and CH3COCH3 क्योंकि ये positive deviation show करेंगे। Next 4th question देखते हैं। KH means Henry constant. KH value for AR means organ gaseous state, carbon dioxide, SCHO formaldehyde and CH for methane are 40.39, 1.67 or 1.83 into 10 to the power minus 5 and 40.413 respectively. Arrange these gases in the order of their increasing solubility, यानी increasing solubility के बेस पर इसको हमें अरेंज करना है। तो यहां पर जो आंसर हमारा आएगा वो सी आएगा, यानी सबसे कम ऑर्गन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होगी, फिर मीथेन की होगी और फिर फॉर्मल्डिहाइड की होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द वैल्यू ऑफ KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, राइजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, हेंस करेक्ट ऑर्डर इज ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फॉर्मल्डिहाइड एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, लिक्विड P and Q is 80 mm and 60 mm यानी millimeter respectively. What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure of solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q? यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 140, 20 और 68 और 72 मिलीमीटर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन यहां पर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी होगा, यानी आंसर यहां पर क्या है? डी है, 72 mm। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी PS इक्वल्स टू P0T इंटू XP और P0Q इंटू XQ, क्योंकि 2 कंपोनेंट ये मोल फ्रैक्शन ऑफ XP ऑफ P, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन होता है यानी 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, तो 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो P है उसका यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन क्या है? NP अपॉन NQ यानी अपॉन 3+2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी जो आंसर आएगा वो 3 अपॉन P। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ XQ ऑफ Q, तो यहाँ पर XQ इक्वल्स टू 1 कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो Q है उसकी वैल्यू 2 दे रखी यानी अपॉन 3+2, तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन 5। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर PS निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 80, तो 80 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 60 इंटू 2 अपॉन 5, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 72 मिलीमीटर, तो आंसर इज 72 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6th क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट यहां पर दिया है, इन अ बाइनरी मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज XA इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB। B यहां दिया है फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी XI N1 अपॉन Ni। यहां पर C सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज 1। D टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज related to mole fraction of components। E total vapor pressure over the solution decreases
और इंक्रीसेज विद द इंक्रीसेज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। तो यहां पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमें सिलेक्ट करना है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहां पर आंसर होगा आंसर सी, बी, सी, डी एंड ई। तो यहां पर हम इसको देखें, इसका एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट बी, सी, डी एंड ई आर करेक्ट, ओनली ए इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट यहां पर 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। KBr is 80% dissociated in aqueous solution of 0.5 molar concentration given Kf for water 1.86 kg mole inverse. The solution fridge at, तो यहां पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, तो करेक्ट यहां पर ऑप्शन होगा 271.326 केल्विन। तो एक्सप्लेनेशन यहां पर हम देखते हैं, इसको सॉल्व किया गया। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू, हम जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई यानी वांट ऑफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलारिटी। हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80%, यहां पर केवीआर का डिसोसिएशन होगा, तो यहां पर फॉर्मूला आएगा यानी वांट ऑफ फैक्टर यानी आई इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे इसकी 0.8, और यहां पर नंबर ऑफ यानी IN2 दे रहा है इंटू 0.8/1, तो यहां पर आ जाएगा 1.8। तो डेल टी एफ यानी डेल टी एफ, ये वैल्यू इसमें हमने रखी, तो 1.8 इंटू 1.86 इंटू 0.5, तो डेल टी एफ इज 1.674 केल्विन। डेल टी एफ इक्वल्स टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू टी एफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहां पर जो डेल टी एफ है उसकी वैल्यू 1.674 और यहां पर 273 माइनस टी एफ। तो हमें क्या निकालना है, यहां पर टी एफ निकालना है, तो 273 माइनस 1.64, तो आंसर इज 271.326 केल्विन। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 184 ग्राम इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल और C2H5OH is mixed with 72 ग्राम of water. The ratio of mole fraction of alcohol to water is, यानी 184 ग्राम इथाइल एल्कोहल को 72 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया गया, तो हमें उसका रेशियो बताना है मोल फ्रैक्शन का। तो यहां पर आंसर है 1:1। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5। तो जो मोल्स होता है वो मास अपॉन मोलर मास, तो मास और वेट अपॉन C2H5 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5। तो ये कितना दिया है, 184 दिया है, और मोलार मास ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 46, तो यहां पर दे रखा है। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो H2O कितना दे रखा है, 72 ग्राम, और मोलार मास ऑफ H2O इज 18, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। यहां पर इसका मोलार मास दे रखा है H2O का, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो X है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो 1 कंपोनेंट ऑफ टोटल कंपोनेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/8। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालेंगे यानी 1 कंपोनेंट ऑफ और टोटल कंपोनेंट, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8। तो यहां पर हम इसका रेशो हमें बताना है एल्कोहल का और वाटर का, तो दोनों की वैल्यू 4/8 अपॉन 4/8, ऐसे यहां पर रेशो क्या निकलेगा, 1:1। तो आंसर इज डी, 1:1। फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलार मोनोबेसिक एसिड इफ pH इक्वल्स टू 2 at 225 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आंसर है 2.69 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर HA यानी कोई एसिड है, तो इस प्रकार इसका डिसोसिएशन होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन बताया गया इनिशियल और आफ्टर डिसोसिएशन, यानी 1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा। तो यहां पर जो H है H प्लस वो C अल्फा है, और यहां पर 10 टू द पावर माइनस जो pH होता है, तो यहां पर आएगा 10 टू द पावर -2, क्योंकि pH की वैल्यू दे रखी है, तो pH इक्वल्स टू यहां पर आएगा 2।
फिर सी अल्फा यानी 10 टू द पावर माइनस 2, तो अल्फा इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0.1 यानी इक्वल्स टू 0.1, तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 मोलर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये फॉर्मूला है, यानी सी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, वन हाफ फैक्टर यानी सी 1 प्लस अल्फा अपॉन सी, यानी 1 प्लस अल्फा यानी 1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1.1। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका फिर निकालेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी आई सी आर टी, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो आई है इसका जो यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ से निकल गई, वन हाफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू, तो 1.1 इंटू 0.1 यानी कंसंट्रेशन, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया 298, तो यहाँ पर आंसर इज 2.69 ATM, करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 देखते हैं, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ K प्लस ion in aqueous solution that contains 17.4 ppm parts per million of K2SO4 potassium sulfate, molar mass potassium sulfate 174 ग्राम मोल इनवर्स, तो यहाँ पर आंसर इज यानी डी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इज 17.4 ppm, दैट इज 6 की पावर 10 टू द पावर 6 यानी 10 lakhs मिलीलीटर हैज 17.4 ग्राम K2SO4। 1 लीटर यानी 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर यानी 1000 ml हैज K2SO4, तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, यानी 17.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 6, क्योंकि जो पार्ट्स पर मिलियन का होता है यानी मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को यानी K2SO4 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो 17.4 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0174 ग्राम पर लीटर और 0.0174 अपॉन 174, तो मोल पर लीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो K2SO4 जो आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार। तो यहाँ पर पोटेशियम का बताना है, तो पोटेशियम आयन सोल्यूशन में कितने 2 है, तो जो वैल्यू यहाँ पर निकली है इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार। इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर निकल आएगा। The molarity of H2SO4 solution, the molarity of H2SO4 solution which has a density 1.8 gram cubic centimeter at 35 degree Celsius and contains 90% by weight is, तो आंसर यहाँ पर आएगा 18.4 मोलार। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, 98% by mass means 98 gram H2SO4 present in 100 gram of solution, as we know that M यानी molarity mass of solute into 1000 और molecular mass यानी molar mass of solute into V यानी volume of solution in मिलीलीटर और V cubic सेंटीमीटर। तो मास दिया है 98 यानी यहाँ पर रख देंगे हम मास, मोलर मास दिया है 98 ग्राम तो यहाँ पर मोलर मास रख देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी यहाँ से जो वॉल्यूम है यानी मास अपॉन डेंसिटी, यहां से वॉल्यूम निकल आएगा, तो 100 अपॉन 1.8 ग्राम, तो गिवन डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां से हमें वॉल्यूम मिल गया, यानी 98 ग्राम मास दिया है, मोलर मास दिया हुआ है, और यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी 98 इंटू अपॉन 1000 और 1.84 अपॉन 98 इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर इज 18.4 मोलार। तो करेक्ट आंसर इज 18.4 मोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 NaCl यानी बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड NaCl ग्लूकोज विल बी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, BaCl2 NaCl और ग्लूकोज यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 NaCl एंड ग्लूकोज। इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे हायर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो इसमें पार्टिकल 3 है, इसमें पार्टिकल 2 है और इसका डिसोसिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर सिक्वेंसेस BaCl2 यानी ग्रेटर BaCl2 फिर NaCl और ग्लूकोज। तो पाई इक्वल्स टू ICRT since the concentration is same then pi proportional I and I for BaCl2 3 यानी BaCl2 कितने आयन देगा सॉल्यूशन में 3 आयन देगा, NaCl 2 आयन देगा and glucose is 1, hence the decreasing order of as follows BaCl2 ठीक है NaCl2 और glucose। What will be the mole fraction of solute? What will be the mole fraction of solute when the vapor pressure of a dilute aqueous solution of glucose is 750 mm Hg at 373 Kelvin? तो आंसर इज बी 1/76। तो यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेपर प्रेशर P0A ऑफ प्योर वाटर एट इक्विलिब्रियम यानी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm Hg। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 mm Hg। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XV यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 760 750 अपॉन 760 सॉल्व करेंगे, आंसर इज 1/76। तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर helium He, hydrogen H2 and oxygen O2 are respectively 144.97 K यानी बार 69.16 and 34.86 at 293 Kelvin। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इज, तो आंसर यहां पर आएगा सी, हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन की और फिर हीलियम की है। तो यहां पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर और इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो द ऑर्डर ऑफ KH वैल्यू इज हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर यहां पर आएगा ऑक्सीजन। तो यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो दस द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी O2, H2 एंड He। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next, calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution containing 100 gram of NaOH in 750 ml of solution. तो correct option is 0.33 m यानी correct option is B। एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो गिवन मास ऑफ NaOH 10 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर और वॉल्यूम 750 ml। अब उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 लीटर। मोलार मास ऑफ NaOH ऑक्सीजन 23, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 यानी 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और मोलार मास 10 और मोलार मास 40, तो मोल आ गया 0.25। देयरफॉर मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स यहां से निकल गए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 0.7। तो करेक्ट आंसर इज 0.33 मोलार यानी करेक्ट आंसर इज बी। तो ऐसे हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन यहां पर हमने समझे। तो बाकी ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में यहां पर समझेंगे। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जैसे कौन से टॉपिक से, जैसे मोलारिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चैप्टर फर्स्ट है यानी सोल्यूशन है, तो जो CUET का जो एग्जाम है अभी तक हुआ है, जैसे 22 से स्टार्ट हुआ यानी 2022, 23 और 24 यानी 2-3 साल हुए इस एग्जाम को होते हुए। ये एग्जाम क्यों लिया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। जीरो लेवल से उसको अंत तक समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जो भी अभी क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं या फिर हमने देखे, उनके आंसर सहित यानी उनके आंसर को भी एक्सप्लेन किया है। तो हमने ये देखा है कि जो राउल्ट्स लॉ है, हेनरी कांस्टेंट हो गया, मोलारिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बार बार अगर हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे,
अभी यानी चूंकि हमने 15 क्वेश्चनों को यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है उनको अभी हमने प्रिपेयर किया, परफॉर्म किया है, यानी 15 क्वेश्चन और अभी हमारे बाकी है जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको लेकर आएंगे। तो मैं केवल आपको वही क्वेश्चनों की तैयारी यहां पर करवाऊंगा जो CUET के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जो उन क्वेश्चनों की बाउंड्री है हम उन्हीं बाउंड्री से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और 101% जो हम पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड या एज इट इज यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करते हैं तो आप जो सेक्शन 2 है यानी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट अगर आपने केमिस्ट्री ले रखा है तो आपके उस सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि लगातार मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहे इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि इस टॉपिक पर बनाना है, वैसे मैं पूरे चैप्टर वाइज यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी चैप्टर वाइज आपके सामने लेके आऊंगा, 1 बाय 1 और बहुत सिस्टमेटिकली, और इनकी समरी भी हम लास्ट में समझेंगे टोटल की जो पूरे चैप्टर इनकी समरी को भी हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक टच होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं लगातार कंटिन्यू तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।